हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत के दृष्टिकोण से कंप्यूटर को कैसे प्रयोग किया जाता है या कंप्यूटर का कैसे प्रयोग किया जा सकता है संस्कृत के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर में संस्कृत का प्रयोग कर सकते हैं या कंप्यूटर का संस्कृत में क्या प्रयोग है। दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए नासा में संस्कृत भाषा अपनाई जा रही है। नासा, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर बड़े बड़े शोध होते हैं। नासा के एक शोधकर्ता ने साल 1985 में संस्कृत को ही ऐसी भाषा कहा था जो सबसे पहले वैज्ञानिक है, यानी कि जिससे कोडिंग और कमांड जैसे काम को किया जा सकता है। इसके बारे में सबसे पहले एक नासा के वैज्ञानिक ने ही बताया था और ये सन 1985 में बताया गया था। और ये बात लगातार सोशल मीडिया पर चल रही थी कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे बेहतर है। इस खबर के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी हवाला दिया जाता है, यानी नासा ने भी ये बताया है कि संस्कृत भाषा सबसे वैज्ञानिक है। जबकि सोशल मीडिया पर हुए इस दावे में ये जिक्र नहीं किया गया है कि किस तरह से संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम आने वाली भाषा बन सकती है। तो इसके बारे में हम और आगे जानेंगे कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे बढ़िया भाषा है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये दावा कहाँ से शुरू हुआ कि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है कंप्यूटर के लिए। तो इसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। साल 1985 में नासा के एक रिसर्चर, एक वैज्ञानिक, उनका नाम था रिक ब्रिग्स ने एक पेपर लिखा, एक शोध पत्र लिखा जो विज्ञान पत्रिका A1 में छपा। इसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज नाम से एक शोध पत्र छपा और उसमें ये कहा गया कि जो कंप्यूटर से बात करने के लिए प्राकृतिक भाषाओं के उपयोग से जुड़ी हुई थी, इसमें सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक होने और लिपि के तौर पर काफ़ी समृद्ध होने के कारण संस्कृत भाषा का भी जिक्र किया गया। मतलब उन्होंने कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जा सकती हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा था और उसी में उन्होंने संस्कृत भाषा के बारे में भी बताया था कि संस्कृत भी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है जिसको हम कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो रिक्स ने क्या कहा था? रिक ब्रिग्स ने संस्कृत को लेकर के कहा था कि प्राकृतिक भाषाएं ट्रांसमिशन के लिए सही नहीं है, यानी जिस साधारण आम भाषा में हम आप बात करते हैं उनसे कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ नहीं पाता है। और आर्टिफिशियल लैंग्वेज कंप्यूटर कमांड के लिए ज़्यादा सही होती हैं। जैसा कि कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि वो केवल बाइनरी की भाषा पढ़ता है, वो सिर्फ 1 और 0 लैंग्वेज को ही पढ़ता है। हम जो भी कमांड देते हैं, हम जो भी शब्द बोलते हैं, उसको वो केवल 1 और 0 के संख्या में ही उसको पढ़ता है और उसके जो कमांड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करके हमें स्क्रीन पर शब्द लिख करके दिखाता है। तो इसी तरह से रिक ब्रिग्स ने भी संस्कृत के बारे में बताया था कि यह भी एक ऐसी भाषा है जो हज़ारों सालों से जीवित है और जिसका साहित्य बहुत सारा है। इसके बारे में बहुत सारा लिखा गया है। शोधकर्ताओं ने आगे बताया था कि कैसे प्राकृतिक भाषा को आर्टिफिशियल लैंग्वेज की जगह लाया जा सकता है। कैसे हम प्राकृतिक भाषाओं को, हम अपनी आम बोलचाल की भाषाओं को कंप्यूटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान समय में आप इस चीज़ को, उस समय 1985 में तो ये बहुत ही काल्पनिक बात हुआ करती थी कि हम कंप्यूटर से बात कर पाएंगे,
लेकिन आज हम आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम कैसे कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन सभी के हाथ में है और सभी आप जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे टाइप हो जाता है। तो कब टाइप हो जाता है? क्योंकि आपकी बोली गई भाषा को वो कंप्यूटर समझ पाता है, वो स्मार्टफोन समझ पाता है, तभी वो उसको जैसा आप बोलते हैं वैसा लिख पाता है। तो इसी भाषा को कैसे समझा जाए, कंप्यूटर कैसे हमारी आम बोलचाल की भाषा को समझे, इसी पर शोधकर्ताओं ने बताया कि हम अपनी प्राकृतिक भाषा को आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर केवल 1 और 0 की भाषा समझता है। और संस्कृत में भी हम देखते हैं कि बहुत से सूत्र हैं, दिए गए हैं, जिनके माध्यम से शब्दों का या भाषा का निर्माण किया गया है। तो जब हम किसी भी भाषा को निर्माण करने के लिए किसी सूत्र का, किसी गणित का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा वैज्ञानिक होती है, ज़्यादा सही होती है। और संस्कृत भाषा के विषय में पाणिनि जैसे विद्वान व्याकरण शास्त्री ने लिखा है कि कैसे हम संस्कृत के शब्दों को बनाते हैं, कैसे उसको सूत्रों के माध्यम से समझते हैं या कैसे उसके शब्द बने हैं। तो उसी गणित को अगर हम कंप्यूटर को समझाने के लिए प्रयोग करते तो शायद हम अच्छी तरह से इस आर्टिफिशियल लैंग्वेज को संस्कृत के माध्यम से तैयार कर पाते। तो प्राकृतिक और आर्टिफिशियल लैंग्वेज में फ़र्क क्या है, इसको जानने के लिए हम समझते हैं। इंसान और कंप्यूटर दोनों अलग अलग भाषाएं समझते हैं। प्राकृतिक भाषा वो होती है जो हम नेचुरली बोलते हैं, हम आपस में बोल करके एक दूसरे से जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, जिस साइन के माध्यम से, जिस भी इशारे से हम अपनी बातों को एक दूसरे से कह सकते हैं, तो वो प्राकृतिक भाषा कहलाती है। वहीं कंप्यूटर के लिए आर्टिफिशियल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, वो हमारी सामान्य भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर को समझने के लिए एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनानी पड़ती है और कंप्यूटर केवल वही लैंग्वेज समझता है जिसमें सिर्फ 1 और 0 होता है। कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी कोड कहते हैं। ये कंप्यूटर या मशीनों से संवाद करने के लिए प्रयोग में आता है। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है, जिसे केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। कंप्यूटर का सर्किट बाइनरी कोड को पहचान लेता है और कमांड समझ जाता है। इसी तरह से अगर हम संस्कृत के जो सूत्र हैं उनको कंप्यूटर के लिए प्रयोग करते तो शायद हम इसको और अच्छी तरह से भाषा में परिवर्तित कर पाते, कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज बना पाते संस्कृत के माध्यम से। तो हमने ये जाना कि प्राकृतिक और आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज कंप्यूटर जो भाषा समझता है और कंप्यूटर केवल अंकों की भाषा समझता है, वो हमारी आम बोलचाल की भाषा नहीं समझता है। और अंकों की भाषा को कंप्यूटर के हम बाइनरी कोड कहते हैं या आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो नासा ने जब 1985 में नासा के वैज्ञानिक रिक ब्रिग्स ने अपने शोध पत्र में लिखा था कि हम कंप्यूटर के लिए आर्टिफिशियल लैंग्वेज तैयार कर सकते हैं, एक ऐसी भाषा तैयार कर सकते हैं अंकों की जिससे कि कंप्यूटर हमारी भाषा को समझे, इंसान की भाषा को समझे। तो वहाँ पर उन्होंने संस्कृत के भी विज्ञान का अध्ययन करके ये लिखा था कि संस्कृत भी वो भाषा हो सकती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की आर्टिफिशियल लैंग्वेज तैयार कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर ये नहीं बिल्कुल लिखा था कि कंप्यूटर ही संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को तैयार कर सकते हैं, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा को, सांकेतिक भाषा को, अंकों की भाषा को तैयार कर सकते हैं। तो नासा ने इस तरह का कोई क्लेम आधिकारिक या गैर आधिकारिक तौर पर नहीं किया है। इस बारे में यूरेशिया टाइम्स में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर नासा इस बारे में 90 से शुरुआती दशक में जान चुका था तो अब तक संस्कृत में कोई AI यानी कि आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन लैंग्वेज तैयार क्यों नहीं हुई। यानी कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सोशल मीडिया पर नासा के हवाले से चल रहे ये दावे सरासर गलत थे कि केवल संस्कृत ही वो भाषा है जो कंप्यूटर को अपनी आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाने में सहायक हो सकती है। हाँ, वह सहायक हो सकती है जब हम उसके गणित को, उसके विज्ञान को, पाणिनि द्वारा दिए गए व्याकरण को सही तरीके से सूत्रों के माध्यम से समझें और उसको हम सही से कंप्यूटर में प्रयोग करें।
तो 1985 में नासा के एक रिसर्चर रिक ब्रिक्स ने AI मैगजीन में रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था। सर्च इंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले, जब सर्च इंजन नहीं बना था, कंप्यूटर का, इंटरनेट का सर्च इंजन तैयार नहीं हुआ था, उससे बहुत पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया था। उन्होंने बताया था, डॉक्टर रिक ब्रिग्स ने बताया था कि कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए प्राकृतिक भाषा के इस्तेमाल की संभावना की बात उन्होंने इस रिसर्च पेपर में अपने लिखी थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी यूज़र प्राकृतिक भाषा को टाइप करता है कि भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो इस चीज़ को कंप्यूटर समझने में कैसे सक्षम हो सकेगा, इस प्राकृतिक भाषा को कैसे कंप्यूटर अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेगा। तो इसके बारे में मौजूदा सिस्टम में मशीन की भाषा में बनाए गए कोड कंप्यूटर को ये बताते हैं कि यूज़र उससे क्या कहना चाहता है। ये कोड कंप्यूटर की भाषा की वाक्य रचना के अनुसार तैयार किए जाते हैं कि हम जब बोलते हैं तो जो हम बोल रहे हैं उस भाषा को कंप्यूटर समझे और उसको टाइप कर दे। इसके लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग के बारे में रिक ब्रिक्स ने 1985 में अपने लेख में बताया था। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ने भी संस्कृत के बारे में बताया है कि केंद्र के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी कई बार संस्कृत को सबसे अच्छी भाषा बता चुके हैं। इसी साल 2022 में मार्च में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जो बहुत ही वायरल हुआ, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ी को हटाते हुए अगले 50 सालों में संस्कृत वैश्विक भाषा बन जाएगी, क्योंकि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक, सबसे पौराणिक भाषा है। इस भाषा के माध्यम से हम वैज्ञानिक तरीके से आर्टिफिशियल लैंग्वेज को तैयार कर सकते हैं और कंप्यूटर को ये भाषा समझने में सहायता दे सकते हैं। भारत में संस्कृत कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ संस्कृत के लेख मिलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ग्लोबल भाषा बनाने के बारे में तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल भारत में ही इस भाषा का हाल अच्छा नहीं है। यह लुप्त होती भाषा की तरह आ चुकी है। इसके नेटिव स्पीकर यानी कि इसको बोलने वाले इस भाषा को बोलने वाले लोग सिर्फ 14,135 लोग हैं जो संस्कृत भाषा को बोलते और समझते हैं। हालांकि संस्कृत अब भी भारतीय आधारिक भाषाओं में से एक है। कई सदियां पुरानी इस भाषा का पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश के अयोध्या से माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सबसे पहले संस्कृत भाषा के बारे में देखने को और पढ़ने को मिला। वैसे गुजरात में भी प्राचीन संस्कृत के कई प्रमाण मिल चुके हैं। तो केवल गुजरात और उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में ही बहुत ज़्यादा संस्कृत के लेख मिले हैं, जिसके माध्यम से हम संस्कृत को पढ़ते और जानते हैं। तो संस्कृत भारत जो इसका जनक है या भारत की जनक है संस्कृत, तो उस संस्कृत का इतना कम प्रयोग होता जा रहा है, लोग इसको कम पढ़ रहे हैं, कम समझ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी महत्ता ख़त्म होती चली जा रही है। तो ऐसे स्थिति में संस्कृत कैसे कंप्यूटर की भाषा बन पाएगी जब उसको समझने और जानने वाले लोग कम होंगे। तो हमें ज़रूरत है कि इस संस्कृत को पढ़ने, समझने और जानने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो ऐसा क्यों माना जाता है कि यही भाषा वैज्ञानिक है? इसके लिए हम जानते हैं कि संस्कृत काफ़ी समय से वैज्ञानिक भाषा इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका व्याकरण ध्वनि पर आधारित है। इसमें शब्द की आकृति से ज़्यादा ध्वनि ज़रूरी होती है। हर एक आकृति के लिए एक ही ध्वनि है। यही इसे सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और आसान भी बना देता है। क्लेफ्ट पैलेट या कटी हुई जीभ वाले लोगों की ज़बान साफ करने के लिए संस्कृत बोलना काफ़ी काम आता है, क्योंकि संस्कृत में हर शब्द को हम ज़बान के कौन से हिस्से से बोलते हैं इसके लिए विस्तार से बताया गया है। कौन से शब्द तालब्बी हैं, यानी कि ज़बान को दांत से स्पर्श होने के बाद कौन से शब्द निकलते हैं, ज़बान के
तालू से स्पर्श होने के बाद कौन से शब्द निकलते हैं, ज़बान के अपने आप पिछले हिस्से से स्पर्श होने के बाद कौन से शब्द निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वाक स्पीच थेरेपी वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं कि अगर किसी बच्चे को बोलने में तकलीफ़ है तो वो उसका उस हिस्से का इलाज करते हैं जहाँ से उसको बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पर वो संस्कृत की ही भाषा का प्रयोग करते हैं कि उसको कौन सा शब्द बोलने में तकलीफ़ हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ बच्चे छोटे पर ता तल्लय हो यानी वो क का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो भाषा के वैज्ञानिक हैं वो उस जीभ का जब इलाज करते हैं तो उस जीभ के उस हिस्से का इलाज करते हैं जहाँ से उस क शब्द के लिए ता निकल रहा है। तो क का सही से उच्चारण किस हिस्से से होना चाहिए, इस पर अध्ययन करते हुए वो उसका इलाज करते हैं और उस पर वैज्ञानिक तरीके से उसको स्पीच थेरेपी या बोलने का विज्ञान सिखाते हैं कि कैसे वो सही शब्दों का उच्चारण करना सीख पाए। तो इस तरह से संस्कृत बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसके लिए स्मृति ईरानी भी ने बताया है कि सबसे पहले हमें संस्कृत के व्याकरण की बात करनी चाहिए। खासकर पाणिनि के व्याकरण की आधुनिक भाषाओं के व्याकरण से जब हम पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की तुलना करते हैं तो उसे बहुत ही भिन्न पाते हैं, क्योंकि पाणिनि व्याकरण से के पहले गणितज्ञ थे। व्याकरण के बारे में वो पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने भाषा को समझाने का वैज्ञानिक तरीके से प्रयास किया और कैसे हम अपने शब्दों को बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसकी उत्पत्ति होगी, उसके बारे में उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बताया, सूत्रों के माध्यम से, गणित के माध्यम से। उन्होंने सबसे पहले इस बात को समझाया कि भाषा एक एल्जेब्रिक स्वरूप हो सकता है। एल्जेब्रिक मतलब गणितीय स्वरूप हो सकता है। क्योंकि प्राचीन भारतीय गणित अपनी संरचना में एल्जेब्रा के नज़दीक है और इस क्षेत्र में तब ज़्यादा काम किया गया था। जैसे कि यूनान में त्रिकोणमिति के जानकार थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत के व्याकरण को एक एल्जेब्रिक गणितीय भाषा का रूप दिया। वह व्याकरण स्पर्श और सुनिर्देशित सिद्धांतों से काम करता है। उसकी हर पंक्ति एक नियम से तय की जाती है कि कैसे हम कोई भाषा, कोई शब्द बोल सकते हैं और कैसे हम पूरे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। पाणिनि के व्याकरण में लोकाचार से भाषा में छूट का कोई स्थान नहीं है, जैसा कि हिंदी या दूसरी भाषाओं के व्याकरण में होता है। यानी उसका एक मानक लैंग्वेज है जिसे हम बड़ी ही आसानी से आधुनिक कंप्यूटर के लैंग्वेज में तादात्म्य कर सकते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीनी होने के कारण भाषा के इस स्वरूप को सबसे आसानी से ग्रहण करता है, क्योंकि संस्कृत की भाषा भी गणितीय सूत्रों के माध्यम से तैयार की जाती है और कंप्यूटर की भाषा भी गणितीय अंकों के माध्यम से तैयार की जाती है। इसलिए संस्कृत बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की भाषा का निर्माण कर सकते हैं कि वो हमारी प्राकृतिक भाषा को अपनी भाषा में परिवर्तित करके वो समझे और हम आसानी से कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाने में और लिखने में सहायता प्राप्त कर सकें, क्योंकि वह खुद अपने दिमाग से किसी भाषा को नहीं रचता। कंप्यूटर वह एक व्याख्यायित भाषा से काम करता है, यानी कि उसको जो भी सॉफ्टवेयर को निर्देश दिए जाते हैं कि आप 0 दबाने पर क्या अंक टाइप करेंगे, आप G दबाने पर कौन सा अक्षर टाइप करेंगे, ये भाषा कंप्यूटर में फीड की जाती है और कंप्यूटर केवल 0 और 1 केवल 2 ही अंकों को समझता है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस किया जाता है कि कैसे वो हम जब क बोल रहे हैं तो वह 0 और 1 की भाषा में उसको चेंज करके और उसको समझ करके आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर क को प्रिंट करके देगा। तो चूँकि संस्कृत में भी वैज्ञानिक तरीके से अंकों का प्रयोग करते हुए शब्दों का और अक्षरों का निर्माण किया जाता है, उसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी हम वैज्ञानिक तरीके से संख्याओं का प्रयोग करके हम कंप्यूटर की भाषा को तैयार कर सकते हैं।
इसके लिए बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और कंप्यूटर साइंस के विद्वान इस बात को मानते हैं कि पाणिनि का व्याकरण कंप्यूटर की भाषा के लिए आदर्श है। न सिर्फ कंप्यूटर की भाषा के लिए बल्कि आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्वानों को भी व्याकरण की लिंग्विस्टिक की समझ विकसित करने में पाणिनि और प्राचीन भारतीय भाषाविदों ने अमूल्य योगदान दिया है। पश्चिम के विद्वान शेल्डन पोलक क्या कहते हैं संस्कृत के बारे में? शेल्डन पोलक ने प्राचीन भारतीय संस्कृत के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखते थे। वो कभी भी विदेशियों ने भारत की भाषा को पढ़ा, संस्कृत को पढ़ा, लेकिन उन्होंने इसका कभी भी बहुत आलोचनात्मक तरीके से इसको पढ़ा। इसमें जो भी कमियां थी उनको ढूंढते हुए इसको पढ़ा, लेकिन कमियां ढूंढने के बाद भी जो पश्चिम के विद्वान थे शेल्डन पोलक ने इसकी अच्छाइयों को भी बताया और पारंपरिक पश्चिमी चश्मे से भारत को देखते हुए भी उन्होंने इस सत्य को माना कि आधुनिक लिंग्विस्टिक के जो पश्चिमी धुरंधर रहे हैं उन्होंने भारतीय भाषा और भाषिक संरचना से बहुत कुछ लिया है। यानी कि जो विदेशी आकर के भारत से संस्कृत सीख करके गए और उसी संस्कृत के माध्यम से उन्होंने अपने यहाँ कंप्यूटर की भाषा को तैयार किया। तो हम इस सेंटेंस से, इस वाक्य से हम ये कह सकते हैं कि भारत के ही संस्कृत भाषा को सीख करके विदेशियों ने अपने यहाँ कंप्यूटर की भाषा को तैयार किया। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि ब्लूमफील्ड ने पाणिनि से सीखा, नोम चॉम्स्की ने ब्लूमफील्ड से सीखा और सीधे पाणिनि के महान व्याकरण से सब कुछ ले करके उन्हें कुछ नहीं दिया, उन्हें कोई श्रेय नहीं दिया कि हमने ये संस्कृत की भाषा से ही कंप्यूटर की भाषा का निर्माण किया है। आज दुनिया नोम चॉम्स्की को बड़ी इज्जत करती है, जबकि उन्होंने जो अपने संस्कृत की जो उन्होंने कंप्यूटर की भाषा तैयार की वो व्याकरण पाणिनि से लिया गया था और इसके लिए उन्होंने कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की। ये हमारे लिए दुख की बात है। इसलिए संस्कृत को पढ़ना, जानना और उसका कंप्यूटर में प्रयोग क्या हो सकता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और इस पर शोध अवश्य होना चाहिए। रही बात गणित और विज्ञान की, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि प्राचीन भारत में अंक गणित, खगोल विज्ञान और उस समय की संकल्पना जो है वो काफ़ी विकसित थी। श्रीमद् भागवत पुराण में ब्रह्मांड की उम्र का जो उल्लेख है वह काफ़ी हद तक क्वांटम मैकेनिक्स के आधुनिक सिद्धांत के बहुत ही करीब है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1940 के आसपास जो गणित का आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो इन्फॉर्मेशन थ्योरी की सिद्धांत तैयार किया गया, वो भारत के पुराने वेदों में 3500 साल पहले लिखा जा चुका था। इन्फॉर्मेशन थ्योरी का कंप्यूटर साइंस में इन दिनों बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी का मतलब है कि जो सूचना हम एक से दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो आगे बढ़े तो वो भ्रष्ट ना हो, यानी एक से बात जब दूसरे तक पहुंचे तो उसका मूल स्वरूप ना बिगड़े। हम जानते हैं कि पहले वेदों को श्रुति कहते थे। श्रुति का मतलब है सुन करके उसको हम पढ़ते और याद करते थे। तो उस समय श्रुति को सिर्फ सुनकर ही याद किया जाता था और आगे बढ़ाया जाता था। तो ऋषियों ने श्रुति को आगे बढ़ाया तो उसमें भ्रष्ट ना हो, उसका स्वरूप ना बिगड़े, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। और इस खोज के बारे में भी विदेशियों ने ही जाना। हमारे यहाँ के वेदों को पढ़ करके और उनकी कमियों को ढूंढते हुए उन्होंने जाना कि हमारी जो चीज़ें लिखी गई थी वो वास्तव में ना पहुँच करके लोगों तक गलत तरीके से पहुँच रही थी, क्योंकि सुनकर के दूसरे तक पहुँचने में बात जो है बदल जाती थी। तो ये बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए कि भारतीय दर्शन में इस आधुनिक गणितीय सिद्धांत के बीज थे, लेकिन उस पर हमारी नज़र नहीं पड़ी, उसको विदेशियों ने देखा। और एक समय के बाद जब उन्होंने यहीं के विज्ञान से, यहाँ के ज्ञान से सीखा कि कैसे हम इन बातों को सही तरीके से लिखें ताकि लोगों तक सही तरीके से सही बात पहुँचे। एक से दूसरे तक बात सुन करके पहुँचने में जो गलत हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, वह भ्रष्टता ना हो,
तो वो सब उन्होंने हमारे वेदों से ही सीखा, लेकिन इसका कोई भी श्रेय हमारे विद्वान को, हमारे ज्ञान को नहीं दिया गया। तो ये सब एक समय के बाद जब सब कुछ लिखा जाने लगा तो उस सिद्धांत की ज़रूरत को लोग भूल गए कि ये सब जो हमने सीखा वो हमने उसी भारतीय विज्ञान से ही सीखा, भारतीय के वेदों से ही सीखा कि कैसे हमें भाषा में भ्रष्टता हो जाती है तो उसे हमें कैसे सुधार करना चाहिए। तो उसके लिए लिखने की पद्धति निकाली गई कि हम लिख करके एक से दूसरे तक बात पहुंचाएं ताकि बात गलत तरीके से ना दूसरे तक पहुंचे। तो आधुनिक समय में थ्योरी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत टेलीफोन से महसूस की गई, जिसमें संवाद हमेशा शुद्ध नहीं होता है। जब फ़ोन से बात एक से दूसरे तक कही जाती है तो उसका स्वरूप जो है बदल जाता है। तो ऐसे में जब इंटरनेट की ज़रूरत आई, इंटरनेट पर हमें पढ़ने की ज़रूरत आई, तो इसकी और भी ज़रूरत महसूस होने लगी कि कोई भी बात जब एक से दूसरे तक पहुँचे तो वह गलत तरीके से ना पहुँचे, उसमें भ्रष्टता ना हो, उसमें शुद्धता हो। जो बात हम कहना चाहते हैं वही बात दूसरे तक पहुँचे। ये बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। तो 20वीं सदी के दो बड़े शोध, कंप्यूटर की भाषा और इन्फॉर्मेशन थ्योरी की जड़ें भारत में ही थी, लेकिन यहाँ पर यह संभावना भी प्रबल होती है कि आगे आने वाले शोधों की जड़ें भारत में ही होंगी। इसकी गारंटी भी दी जा सकती है, लेकिन ज़रूरत है कि हमारे छात्र इसको पढ़ें, इसकी जड़ों को ढूंढें और इसके बारे में आगे अध्ययन करें। गणित को लॉजिक से ड्राइव करने का आधुनिक सिद्धांत विदेशियों के लिए नया होगा, लेकिन इस सिद्धांत पर 13वीं सदी में मिथिला के विद्वान गंगेश उपाध्याय, जो कि नवन्याय के प्रवर्तक थे, ने ये विचार कर लिया था कि कैलकुलस, जिसे हम पश्चिम की देन मानते हैं, उसके जनक केरल के 14वीं सदी के गणितज्ञ माधव थे। ज़्यादातर आधुनिक पश्चिमी गणितज्ञ इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। पश्चिमी गणितज्ञ ये मानते हैं कि जो कैलकुलस जो ज्ञान है उसके बारे में 14वीं सदी के गणितज्ञ माधव ने ही बताया था। और साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पिछले साल मेडिकल साइंस में जिस चीनी वैज्ञानिक को नोबेल दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसका पूरा शोध पारंपरिक चीनी जीव विज्ञान पर आधारित था। उसी तरह गणित में भारत के लिए पहला फील्ड मेडल जीतने वाले युवा गणितज्ञ मंजुल भार्गव ने भी एक साक्षात्कार में सभी महान गणितज्ञों को सम्मान देते हुए कहा कि वे सभी गणितज्ञ जो थे वो अपने दादाओं के ऋषि हैं, जो वैदिक गणितज्ञ थे। दादाओं के ऋषि होने का मतलब है कि जो महान गणितज्ञ थे वो अपने दादाओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ते थे। उन दादाओं के वो ऋषि थे और उनके ज्ञान को वो पढ़ते थे, तो जो वैदिक गणितज्ञ कहलाते थे, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और ये बात सारे खोज और शोध पश्चिम क्षेत्र में नहीं हुए हैं। ये बात कहना हमें चाहिए कि सारे खोज जो है वो पश्चिमी देशों ने की है और हम क्या बने रहे, कूप मंडूप बने रहे। लेकिन जो श्रेष्ठ था उसे फिर से हमें पढ़ने की ज़रूरत है, एक नई अंतर्दृष्टि से उस पर विचार करने की ज़रूरत है, उसके गुणों को जाने और भारत गणित, विज्ञान, दर्शन और भाषा के क्षेत्र में कहाँ था, यह भी जानकारी हमें होनी चाहिए, इसकी जानकारी भी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि ये सारे ज्ञान वेदों में उपलब्ध है और वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं। इनका अगर हम अनुवाद पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, तो जो हिंदी में जिसने अनुवाद किया है उसने संस्कृत के जो लिखे हुए मूल रूप थे उसको जो अपनी समझ से जो समझा उसको हिंदी में परिवर्तित करके लिख दिया। लेकिन अगर हमें सही ज्ञान को जानना है तो हमें मूल रूप को ही पढ़ना होगा, और मूल रूप को पढ़ने के लिए हमें संस्कृत का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसका सब कुछ 100% संस्कृत में ही लिखा हुआ है अगर हमें पुराना ज्ञान जानना है तो। गणित, विज्ञान, दर्शन और भाषा, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें जानकारी सही मूल रूप में हासिल करनी है तो उसका सारा 100% ज्ञान संस्कृत में उपलब्ध है। इसलिए संस्कृत का पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
प्राकृतिक भाषा में कोडिंग कैसे होती है, प्राकृतिक भाषा को कैसे कोडिंग के माध्यम से कंप्यूटर के लिए तैयार किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर कमांड पूरी करने से पहले कोडिंग को मशीन की भाषा में बदलता है। कमांड क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को कहते हैं कि तुम ऐसा करो। हम कीबोर्ड के माध्यम से के टाइप करते हैं, तो हम ये कमांड देते हैं कंप्यूटर को कि तुम स्क्रीन पर के टाइप करके दिखाओ। तो उस के को टाइप करने से पहले कंप्यूटर अपने सीपीयू में इस के भाषा को अंग्रेज़ी के अलावा कई दूसरी भाषाओं में भी विकसित कर लिया गया है, उसमें परिवर्तित करके तब कंप्यूटर पर दिखाता है कि वो के टाइप होगा। उदाहरण के लिए तमिल में भी येलिल एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, इसके सभी कीवर्ड्स तमिल में हैं, इसी भाषा में बनाए गए हैं और इसके सारे कोड भी तमिल के कीवर्ड्स में ही तैयार किए गए हैं। जैसे कि C++, इसके सारे कोड अंग्रेज़ी में तैयार किए गए हैं। कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की अपनी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कई ऐसी प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं जिनका अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरह से संस्कृत में भी कीवर्ड्स के ज़रिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है संस्कृत या कोई और विशेष भाषा के कंप्यूटर या कोडिंग के लिए सबसे उपयुक्त साबित नहीं हुई है अभी तक। तो इसके लिए आवश्यकता है कि संस्कृत को सही तरीके से पढ़ें, उसके गणितीय ज्ञान को जानें, उसके सही गणित को, पाणिनि के जो व्याकरण के जो सूत्र हैं उनको सही तरीके से समझें और उन सूत्रों के माध्यम से संस्कृत भाषा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में परिवर्तित करके हम तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की अंकों की संख्या जिसको कंप्यूटर समझता है। इस तरह से हम प्राकृतिक भाषा को, जिस भाषा को हम आम बोलचाल में बोलते हैं एक दूसरे से, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संस्कृत के माध्यम से ही तैयार कर सकते हैं। कि वर्तमान समय में ये शोध जारी है कि कैसे कंप्यूटर में संस्कृत भाषा में ट्रांसलेशन किया जा सके या कंप्यूटर को संस्कृत भाषा सिखाई जा सके। तो यह सब पाणिनि द्वारा दिए गए व्याकरण के सूत्रों के माध्यम से ही संभव हो सकेगा और ये शोध अभी भी जारी है। ये लेक्चर मैंने news18.com, lallantop.com और bbc.com वेबसाइट से सूचनाएं एकत्रित करके इस लेक्चर को तैयार किया है। आशा है इस लेक्चर के माध्यम से मेरे छात्र छात्राओं को संस्कृत का कंप्यूटर में प्रयोग और कंप्यूटर में संस्कृत का प्रयोग ज़रूर समझ आया होगा। मैं सभी छात्र छात्राओं से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो संस्कृत भाषा का महत्व को समझे, पढ़े और उसका विस्तार करें, उसको एक दूसरे को शुद्ध भाषा में बताएं, समझाएं, ताकि इस संस्कृत के विलुप्त होते हुए महत्व को हम बचा सकें और अपनी संस्कृति को बचा सकें, संस्कृत भाषा को बचा सकें और कंप्यूटर की एक नई गणितीय भाषा, सही लैंग्वेज तैयार कर सकें संस्कृत के व्याकरण के माध्यम से, ताकि हम अपनी सही भाषा तैयार कर सकें जिससे कि कंप्यूटर में संस्कृत का सही प्रयोग किया जा सके। मैं इस लेक्चर के माध्यम से अपने सभी गुरुओं को नमन करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।